मैं हूं अनीता। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। हमारे साथ हैं नोएडा स्टूडियो से पूजा त्रिपाठी। पूजा, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले अपने बुलेटिन की शुरुआत एशियन बाजारों से। एशियन बाजारों की बात करेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ पूजा अपडेट देंगी यूएस मार्केट का हाल, और साथ ही साथ एफआईडीआई की भी बात करेंगे, कमोडिटी मार्केट की बात करेंगे, ब्रोकरेज हाउसेज होंगे, और स्टॉक एंड न्यूज के लिए हमारे सहयोगी भी हमें अपडेट्स देंगे। फिलहाल सबसे पहले बात कर लेते हैं एशिया बाजारों की। तो एशिया बाजारों में दबाव नजर आ रहा है। ज्यादातर एशियाई बाजारों में कमजोरी नजर आ रही है। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो 19,720 के पास सपाट है। चीन, कोरिया और हांगकांग के बाजारों में दबाव नजर आ रहा है। और आपको बता दें, फेड दरों के जो निर्णय आने वाले हैं उसको लेकर के यहां पर यह दबाव नजर आ रहा है। तो एशिया बाजार यहां पर दबाव में नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट का क्या हाल है ये जानने के लिए रुक करेंगे पूजा का। जी पूजा, बताएं। जी, ग्लोबल मार्केट से भी जो संकेत मिल रहे हैं वो मिले जुले ही हैं। आपने एशियन मार्केट्स की बात करी और वहाँ से कमजोरी के संकेत आ रहे हैं। वजह यह है कि आज फेड बैठक होगी और उसका फैसला आएगा। अगर यूएस के टाइम के हिसाब से बात करें तो 2 बजे वहाँ पर आएगा, और यहाँ पर जो आउटकम मिलेगा वो देर रात पता चलेगा। तो इस फैसले के पहले हम देख रहे हैं कि काफ़ी सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है यूएस मार्केट में भी, एशियन मार्केट में भी, और हम देख रहे हैं बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी एक रेंज में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। अब फेड बैठक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी इस बार, और माना जा रहा है करीब 98% जानकारों का ये मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट की बढ़त देखने को मिल सकती है। लगातार 11वीं बार होगा मार्च 2022 के बाद जब ब्याज दरों में बढ़त होगी, और अपने 22 साल के ऊपरी स्तर पर यूएस में जो ब्याज दर है वो पहुंच जाएंगी। 5.25 से 5.5% के बीच ये ब्याज दर देखने को मिल सकती हैं। और इसके अलावा कमेंट्री क्या होगी आने वाले समय के लिए, इस पर भी नजर रहेगी। इस हफ्ते काफ़ी सारे महंगाई के आंकड़े भी आएंगे जिसको कि फेड काफ़ी क्लोजली वॉच करता है, और उसके बाद आगे की रणनीति और आगे के कमेंट्स फेड की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। तो कमेंट्री पर नजर रहेगी और क्या आउटकम आता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से आने वाले समय में ग्लोबल मार्केट इंक्लूडिंग भारतीय बाजारों की भी आगे की चाल तय होते हुए नजर आएगी। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि नतीजों का जो सीजन चल रहा है उसका भी असर यूएस मार्केट में है, और यूएस मार्केट पूरी तरह से फिलहाल अभी अर्निंग्स पे रिएक्ट कर रहा है। हम देख रहे हैं लगातार ये 12वां दिन था जब डाउ जोन्स में तेजी का दौर बना हुआ है, और कल भी हमने पॉजिटिव क्लोजिंग ही देखी। S&P 500 और नैस्डैक भी बढ़त के साथ बंद हुए, क्योंकि वहां पर जो नतीजे आ रहे हैं S&P 500 इंडेक्स की अगर बात करें, 130 कंपनियों ने अपने नतीजे अभी तक घोषित कर दिए हैं। 70% से ज्यादा जो नतीजे आए हैं वो अनुमान से काफी बेहतर रहे हैं। अभी कल भी जो नतीजे आए उसमें जनरल इलेक्ट्रिक के नतीजे अनुमान से बेहतर थे। 6% की तेजी वहां पर देखने को मिली। अल्फाबेट यानी गूगल, यहाँ पर भी शेयर में 6% की बढ़त देखने को मिली, नतीजे अनुमान से बेहतर थे। माइक्रोसॉफ्ट के नतीजों ने थोड़ा निराश किया, क्लाउड आई में कमी आई, उसके चलते हमने शेयर में 3% की गिरावट देखी। लेकिन कुल मिला के बात करें तो इस बार का अर्निंग सीजन काफी अच्छा जा रहा है यूएस में, और हम देख रहे हैं अनुमान से जो बेहतर नतीजे आ रहे हैं वो यूएस मार्केट को गिरने नहीं दे रहे हैं, काफी अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, और इसी वजह से हम लगातार तेजी का दौर देख रहे हैं वहां पर। इसके अलावा आज भी कुछ काफी इंपॉर्टेंट आंकड़े आएंगे। कोका कोला, स्टेलेंटिस, बोइंग और एटीएनटी जैसी कंपनियों के नतीजे घोषित होंगे। मेटा और मेटल्स जैसे कंपनियों के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आएंगे। तो अर्निंग सीजन भी अपने जोरों पर है, और इस पर ये भी आगे बाजार की चाल तय करता हुआ नजर आएगा। तो इस पर भी हमारी नजर रहेगी। यूरोप के बाजार के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। कल वहां पर ईसीबी की बैठक होगी जहां पर कि 25 बेसिस पॉइंट की बढ़त देखने को मिल सकती है, तो इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। अन्य संकेतों की बात करें तो फिलहाल रेंज में ही दिखाई दे रहे हैं। बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट भी 10 साल की 3.8 पर स्टेबल हैं। डॉलर इंडेक्स 101 के पास अब स्थिर हो चुका है, जिसके चलते हमने देखा कि सोने में जो गिरावट का दौर था वो अब कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर आया। कल हमने वहां पर तेजी देखी। ब्रेंट भी $83 के आसपास बना हुआ है, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं लगातार तेजी बनी हुई है। लेकिन अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं बार बार कि अब फेड का जो फैसला आएगा उस पर दुनिया भर के बाजारों की नजर टिकी हुई है। चलिए, ये तो बात हुई इंटरनेशनल मार्केट्स की, लेकिन एक बार एफआईआई और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि
भारतीय बाजारों में क्या रणनीति अपना के चले। एफआईआईज और डीआईज के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो एफआईआईज यहाँ पर खरीदारी करके गए हैं। अगर वो आंकड़ा हम आपके स्क्रीन पर दिखा पाए तो चलिए हम कुछ ही देर में एफआईआईज और डीआईज के आंकड़े आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज एफएनओ का सेटअप कैसा लग रहा है ये भी एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप कुल मिला के देखेंगे तो मार्केट के अंदर जो ट्रेड हो रहा है वो रेंज का ट्रेड है। हमने कल भी आपको इसके बारे में आगाह किया था कि अगर आपको इंडेक्स ट्रेड करना है तो आपको आदत डालनी होगी छोटे छोटे मूव्स के लिए। अगर नहीं तो आप अर्निंग्स वाले शेयर्स में चले जाओ, नहीं तो आपको इन्वेस्टमेंट्स वाले शेयर है रिस्ट्रक्चरिंग करो। कुछ आज भी वैसे ही मार्केट के अंदर लगता है। देखिए, डेरिवेटिव एक्सपायरी सिर्फ 24 घंटे दूर है। आज और कल का सेशन रहेगा। ठीक उससे पहले, एक्सपायरी से पहले, या तो एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी आती है तो एक्सट्रीम डलनेस मार्केट के अंदर आती है। तो इस बार डलनेस आने के चांसेस काफी ज्यादा। और मैं ये कह सकता हूँ इसको हिंदी में कि जो भी हमने गेन्स अब तक इस सीरीज के अंदर पाए हैं, मार्केट उसको थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए 1-2 दिन के लिए साइडवेज हो सकता है। इसलिए मार्केट के 2 अहम सपोर्ट हैं। पहले आते हैं निफ्टी पे। अहम सपोर्ट क्या है? 19,600-700 वाला एरिया एक अहम सपोर्ट है। इसमें जो डीप स्टॉप लॉस रखेगा वो 19,500 रखना चाहिए, जिनके पास पुरानी पोजीशंस है या जो ट्रेलिंग लगा के ऊपर आ रहे थे। दूसरा, बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए? बैंक निफ्टी का जो स्टॉप लॉसेज है वो करीब 45,800 के आसपास बनते हैं। और अगर ये भी ब्रेक हो जाते हैं किसी वजह से तो फिर आप 45,500 एक डीप स्टॉप लॉसेस लगा के रखें। इन दोनों के ब्रेक होने पर ही अपनी लॉन्ग की पोजीशंस को काटें। अदरवाइज ना तो एवरेज करें, ना ही इसके अंदर कोई ट्रेड करें। जो पोजीशंस है उसको लेके रखें। मार्केट सिर्फ शेक कर रहा है, लेवल्स के हिसाब से वहीं खड़ा हुआ, लेकिन हाँ, शेकिंग जो हो रही है इंट्राडे वो काफी स्पीड से हो रही है। और इस वजह से जो है आपको थोड़ा सा ट्रेड करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। रही बात स्टॉक स्पेसिफिक की, तो अर्निंग्स वाले शेयर्स में थोड़ा आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं। वहां पे आपको मूव काफी स्ट्रांग मिलेंगे। एक और चीज, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में किसी एक को ट्रेड करना चाहते हैं तो कोशिश करें बैंक निफ्टी पे ज्यादा क्लियरेंस आपको दिखेगी, वहां पर एक बार आप ट्रेड देख सकते हैं। एक और बात, ऑप्शन से थोड़ा बचना चाहिए, खासकर जो सीरीज एक्सपायर हो रही है उसके ऑप्शन से तो बिल्कुल बचें। और इस बीच अगर आपको कोई ट्रेड देखना भी है तो छोटे वॉल्यूम के साथ आप काम कीजिए। बिल्कुल, तो छोटे वॉल्यूम्स के साथ काम करिए। ऑप्शन ट्रेडर्स को लगातार हम सतर्क होने की राय दे रहे हैं क्योंकि कल सीरीज की एक्सपायरी भी है, तो उसके पहले ये रणनीति आपके लिए और बाजार के लिए अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी आपको बताए गए। लेकिन ऐसे मार्केट में किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए, एक बार ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर देवांग शाह जुड़ चुके हैं एंजल वन से। देवांग, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें, निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह की रणनीति अपनाने की राय देंगे आप? गुड मॉर्निंग। और हम बात करें निफ्टी की तो पास्ट फ्यू डेज में हमने देखा है कि एक रेंज में मार्केट हमें देखने मिला है। हमें लगता है कि आगे भी हमें रेंज बाउंड मार्केट हमें देखने मिल सकता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने की सलाह रहेगी मार्केट में। जहां तक लेवल्स की बात करें, निफ्टी फ्यूचर के जो लेवल्स है, सपोर्ट लेवल है 19,550 एक इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 19,800, ये दायरे में हमें देखने मिल सकता है निफ्टी। बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो सपोर्ट लेवल है 45,600 एंड रेजिस्टेंस की बात करें 46,250। ये दायरे में हमें देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी। बिल्कुल, दिबांग जानना चाहेंगे आज कौन कौन से शेयर है जिसमें ट्रेड कर सकते हैं? तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा गेल का। गेल का हमने देखा है काफी, हमने एक मोमेंटम देखा है स्टॉक में, हमें ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक के अंदर विद वॉल्यूम। हमें लगता है कि अभी भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है, तो गेल खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना चाहिए 113.50 का टारगेट है 120। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो हमने देखा एक सपोर्ट, एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज स्टॉक में हमने एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है। हमें लगता है कि इसमें अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। महिंद्रा खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 153, टारगेट है 1,595। गेल और एमएनएम पिक करने के लिए बता रहे हैं दिमाग। शुक्रिया इस पूरी रणनीति की जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अर्निंग्स की, यानी जो नतीजे कल आए हैं वो कैसे रहे हैं और कैसा असर अब उनका होने वाला है। ये जानने के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी शरद का। शरद, गुड मॉर्निंग। तो कल कौन कौन से नतीजे आए हैं, उनका असर क्या होने वाला है और आज कौन कौन से अहम नतीजे आने वाले हैं? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले जो है मैं बात करूंगा आपके निफ्टी अर्निंग्स के। एल&टी के सारे नंबर्स जो आए हैं बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं।
और ऑर्डर में भी जो एक अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। ऑर्डर बुक जो है लगभग आप कह सकते हैं 60% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और ओवरऑल ऑर्डर बुक 4 लाख करोड़ के ऊपर आ गया है। हालांकि गाइडेंस चेंज नहीं हुआ FY24 के लिए, तो L&T के ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। टाटा मोटर्स की बात करें तो सिक्वेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है। JLR के जो एबिट के आंकड़े हैं वो जो है एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर आए हैं। JLR के आउटलुक, हालांकि वो बोले कि सेकेंड क्वार्टर में जो है प्रोडक्शन और कैश फ्लो लोअर रहने वाली है फर्स्ट क्वार्टर से, और उसके कारण जो है जो एनुअल प्लांट शटडाउन होता है उसके कारण ही इम्पैक्ट रहेगा। हालांकि जो मीडियम टर्म पे जो है ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी डिमांड ट्रेंड्स में स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। SBI लाइफ की बात करें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। सारे पैरामीटर्स में जो है एनालिस्ट एस्टिमेट से कम जो है नंबर्स देखने मिले। CEAT के नंबर्स की बात करें तो जिस तरह टायर कंपनीज ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो यहाँ पे भी एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर नंबर्स आए हैं। एंड ओवरऑल रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है उसमें जो है गिरावट के कारण आप देख सकते हैं मार्जिन्स में 700 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज देखने मिला। UTI AMC के नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए हैं। रेवेन्यूज लगभग 34% ऊपर हैं। मैन इंफ्रा की बात करें तो इनलाइन टू स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले हैं और सारे पैरामीटर्स में एक डिसेंट ग्रोथ आई है। साइंट की बात करें तो थोड़े वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। सीक्वेंशियली जो है रेवेन्यू और पैट में जो है एक टाइप से डाउन टिक देखने मिला और एनालिस्ट एस्टिमेट भी कम है। डिक्सन टेक की बात करें तो लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। एनालिस्ट एस्टिमेट से जो है थोड़े कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। डेल्टा कॉर्प की बात करें, हालांकि GST ओवरहैंग ज़रूर है स्टॉक में, लेकिन यहाँ पे नंबर्स सरप्राइज हैं और अच्छे इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। एंड ऑफ कोर्स आप देखें तो रेवेन्यू में भी लगभग 10% का उछाल देखने मिला है। और आखिर में Q1 अपडेट पे बात करेंगे तो सनटेक रियल्टी का स्ट्रॉन्ग अपडेट आया है। उनकी प्री सेल्स जो है लगभग 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ी है। बिल्कुल, तो जो भी नतीजे आए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं और उनका इम्पैक्ट भी पॉजिटिव हो सकता है। शरद, जानना चाहेंगे कौन कौन से ऐसे शेयर हैं जो आज खबरों में बने रहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है इम्पॉर्टेंट बात है, प्राइमरी मार्केट एक्शन वापस आ गया इस हफ्ते में। IPO में यथार्थ हॉस्पिटल की IPO की सब्सक्रिप्शन आज स्टार्ट हो रही है। इशू प्राइस 285 to 300 का रखा है और जो टोटल साइज़ है IPO का वो लगभग 690 करोड़ का है। अभी कल जो है इम्पोर्टेंट अपडेट आया, 206 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स से वो जुटाने वाले, और इसमें जो बड़े आदमी या बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं वहाँ पे इंक्लूड करते हैं कार्नियल कैपिटल, जो कि विकास खेमानी द्वारा प्रमोटेड आइडेंटिटी है। इसके अलावा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और HSBC ग्लोबल जैसे दिग्गज इन्वेस्टर्स भी शामिल हुए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात रहने वाला टाटा मोटर्स DVR और टाटा मोटर्स का स्टॉक। यहाँ पे बोर्ड ने अप्रूवल दी कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल जो होने वाली है, जहाँ पे DVR शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आप 10 शेयर्स होल्ड करते हैं टाटा मोटर्स DVR को, तो आपको 7 शेयर जो है मिलने वाला है टाटा मोटर्स का। इसमें एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बनता है। जो टाटा मोटर्स DVR के शेयर होल्डर हैं अगर आप, तब आपको लगभग 25% का जो है एक टाइप से शेयर स्वैप रेशियो के कारण जो फिक्स्ड रहने वाला, उस पर आपको आर्बिट्राज गेन मिलेगा, आपको प्रॉफिट देखने मिलेगा। LT की बात करें तो इम्पोर्टेंट पहला बाईबैक अनाउंसमेंट आया है। लगभग 3.33 करोड़ शेयर्स का बाईबैक है। 10,000 करोड़ का है। बाईबैक प्राइस 3,000 रुपये प्रति शेयर का, यानी कि 17% प्रीमियम पे आ रहा है और ये टेंडर रूट के जरिए होने वाला है। LT की कॉन कॉल में भी जो है उन्होंने कहा कि ग्रोथ मोमेंटम में स्ट्रेंथ आया है और अपर बैंड ऑफ गाइडेंस वो अचीव कर सकते हैं और अगले 3 से लेकर 4 साल में 10 लाख करोड़ का ऑर्डर का उनका टारगेट रहेगा। पिरामल इंटरप्राइज भी फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे शेयर बाईबैक कंसिडर करेंगे जुलाई 28 के मीटिंग में। एशियन पेंट्स की कॉन कॉल हुई थी मार्केट आवर्स के बाद और यहाँ पे जो है 2 इंपॉर्टेंट बात सामने आती है। सबसे पहला कि एक हेल्दी डिमांड एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इस बार फेस्टिव सीजन लॉन्ग है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने मिल सकता है। और प्राइस करेक्शन, यानी कि वो प्राइस घटा सकते हैं रिटेल प्राइसेस से अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस और नीचे घटे, तो एक टाइप से पॉजिटिव न्यूज़ जो है कंज्यूमर्स के लिए भी देखने मिल रहा है। कैनफिन होम स्टॉक में गिरावट देखने मिली थी सेशंस में और यहाँ पे जो है कंपनी ने कहा कि उनके अंबाला ब्रांच में जो है थोड़ी एम्प्लॉयज़ ने फ्रॉड कमिट की थी। इसका जो अमाउंट है वो लगभग 39 करोड़ का है और ब्रोकरेजेस का मानना है कि ये लार्जली जो है छोटी अमाउंट है, तो ज़्यादा बड़ी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगी। और आज 8:30 बजे कॉन कॉल भी है, तो इस स्टॉक को ज़रूर आप अपने रडार में रखिएगा। और आखिर में इंटरग्लोब एविएशन के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि प्रैट एंड विटनी जो है ओवरऑल ग्लोबली जो है अपने 3000 इंजन में से 1200 इंजन को जो है रिकॉल करना चाह रही है इंस्पेक्शन के साथ। और अगर इंडिगो की फ्लीट के बारे में बात करें तो आधा ऑलमोस्ट फ्लीट जो है ये प्रैट एंड विटनी इंजन से बना हुआ है, तो इसमें यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन याद रखिए 30 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी इंडिगो के जो इस सेगमेंट में है प्रैट एंड विटनी के ऑलरेडी ग्राउंडेड है एयरक्राफ्ट में, लेकिन स्पाइस जेट का यहाँ पे कोई एक्सपोजर नहीं है, तो इंडिगो में थोड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ सकती है। तो ये ओवरऑल जो है बाईबैक्स पे और इम्पॉर्टेंट जो टाटा मोटर्स DVR
के ऊपर जो आया है रिडक्शन ऑफ कैपिटल, तो ये सब पे जो है कि आज इम्पॉर्टेंट जो है ट्रिगर्स और आपका जो है फोकस रहने वाला है। एंड ऑफ कोर्स आज इम्पॉर्टेंट 6 इम्पॉर्टेंट निफ्टी अर्निंग्स भी हैं। बिल्कुल, तो 6 इम्पॉर्टेंट अर्निंग्स भी हैं निफ्टी के, और साथ ही टाटा मोटर्स पर भी खास फोकस रहेगा। साथ ही साथ यथार्थ हॉस्पिटल का आईपीओ भी खुल रहा है। बहुत सारे शेयर्स हैं जो आज खबरों में बने रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए शरद। है कमोडिटी मार्केट की, वहाँ पर किस तरह का एक्शन दिख सकता है, ये भी एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर केडिया कमोडिटीज से अजय केडिया मौजूद हैं। अजय, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। फेड बैठक पर नजर है सबकी, और उसके पहले किस तरह की रणनीति अपनाने की राय देंगे हर एक कमोडिटी क्लास में? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली फेड की मीट से पहले हमने देखा सोमवार मंगलवार सोना चांदी सीमित तैयारी में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म आउटलुक अभी भी बुलिश है, तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले अगर सोने की बात करें तो 59,000 पे लेके चलिए, 58,780 का स्टॉप लॉस लगाइए, 59,350 से 59,550 तक के टारगेट मिलेंगे। वहीं चांदी को बेस मेटल की वजह से सब सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस दिन से चाइना ने स्टिमुलस की घोषणा करने की अपडेट दिया है, उसके बाद हमने बेस मेटल में काफी अच्छी रैली दिखी। उसी का एक कैस्केडिंग इफेक्ट हमने चांदी में भी देखा, जहां गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी फॉल है। तो चांदी में भी 74,500 के आसपास लेके चलिए, 74,000 का स्टॉप लॉस रखिए, 75,200 से 75,800 तक का लेवल मिल जाएगा। वहीं सरप्राइज जो था वो कच्चे तेल से था, क्योंकि जिस ढंग से हमने सप्लाई कंसर्न बनते हुए देखा और चाइना से स्टिमुलस की घोषणा के बाद हमने कच्चे तेल में जो तेजी देखी है वो आगे भी बरकरार रहेगी। टेक्निकली थोड़ा सा ओवरबॉट जरूर दिखा रहा है ब्रांड, बट ओवरऑल मुझे लगता है 6460 पे लेके चलना चाहिए। 6360 के स्टॉप लॉस से 6580 से 6650 तक के लेवल देख सकते हैं। वहीं पूरे बेस मेटल में कॉपर और जिंक, ये 2 कमोडिटी काफी अच्छी लग रही है। कल भी हमने अच्छी तेजी देखी थी। कॉपर में 738 पे लेके चलिए, 748 के टारगेट के लिए। जिंक को 217 पे लेके चलिए, 221 के टारगेट के लिए। ओवरऑल कमोडिटी मार्केट के लिए आज काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेड 0.25 से रेट हाइक करेगा और ईसीबी भी 0.25 से रेट हाइक करता हुआ दिखाई देगा ये हफ्ते में। आज कमोडिटी मार्केट के लिए खास दिन है, बता रहे हैं अजय। शुक्रिया इस पूरी रणनीति को बताने के लिए, इस जानकारी को देने के लिए। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेजेस हाउसेस की बात बताते हैं, और कहाँ नज़र है ये बता रही हैं हमारी सहयोगी वामाक्षी जी। वामाक्षी, आज ब्रोकरेजेस हाउसेस में कौन कौन से शेयर नज़र आ रहे हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम एशियन पेंट्स के साथ। हम देख रहे हैं कंपनी के नतीजों के बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। लार्जली ब्रोकरेजेस का कहना है कि सारे ही सेगमेंट्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी गई है और मार्केट शेयर गेन्स भी नज़र आए हैं। ओवरऑल इकोनॉमी सेगमेंट में मैनेजमेंट डिमांड आउटलुक को लेकर भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं, और इनफैक्ट उनका कहना है कि लिमिटेड इम्पैक्ट नज़र आ रहा है ग्रासिम जैसे नए प्लेयर्स से। तो ओवरऑल अगर हम देखें, मॉर्गन स्टैनली ने अपनी अंडरवेट की राय को ज़रूर बरकरार रखा। टारगेट प्राइस दिया 2702 रुपीज़ प्रति शेयर का, और मक्वायरी की तरफ से हालांकि आउट परफॉर्म की राय आ रही है। इन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है 3800 से बढ़ाकर 3900 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। एल&टी भी हमारे रेडार पर। लार्जली ब्रोकरेजेस का कहना है कि कोर बिजनेस में एग्जीक्यूशन एक पॉजिटिव सरप्राइज आया है। बायबैक का क्वांटम जो कंपनी ने अनाउंस किया है वो कॉन्फिडेंस दिखाता है कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज में। ओवरऑल वैल्यूएशंस भी री रेटिंग की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। ओवरऑल सारे ब्रोकरेजेस पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। एल&टी पर जेफरीज की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है, और मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा, और दोनों ही ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट प्राइस को बढ़ाया है। इसके अलावा टाटा मोटर्स भी हमारे रेडार पर है। लार्जली ब्रोकरेजेस का कहना है कि जेएलआर और भारतीय सीवी बिजनेस के चलते अर्निंग्स बीट कंपनी ने रिपोर्ट की है, मगर पीवी बिजनेस के जो मार्जिन है यहाँ पर थोड़ी कमजोरी नजर आ रही है। आगे चलते मार्जिन के लिए अपसाइड रिस्क नजर आ रहे हैं, और इनफैक्ट इंडिया ईवी रैंप अप एक की थीम रहेगा ये कंपनी के लिए। तो ओवरऑल टाटा मोटर्स के लिए मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ओवरवेट की राय आ रही है। जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस 100 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा जुबिलेंट फूडवर्क्स भी हमारे रेडार पर। लार्जली ब्रोकरेजेस का कहना है कि पहले तिमाही में कंपनी के नतीजे अनुमान से कमजोर आए हैं। डिमांड आउटलुक भी थोड़ा अनसर्टन नजर आ रहा है, और इनफैक्ट मक्वायरी के लिए जुबिलेंट एक की अंडर परफॉर्म है एशिया मार्क की लिस्ट पर। तो ओवरऑल अगर हम देखें, ब्रोकरेज की तरफ से काफ़ी प्रॉमिसिंग कमेंट्री तो नहीं नजर आई है जुबिलेंट फूडवर्क्स के लिए। और आखिर में हम फोकस करेंगे कैन फिन होम्स पर। कल हमने देखा था स्टॉक में काफ़ी भारी गिरावट आई थी, और आज भी ये स्टॉक फोकस में रहेगा। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि मिस अप्रोप्रिएशन फंड्स के नजर आए हैं ब्रांच पर। उनका अनुमान है करीब 4% का इम्पैक्ट आ सकता है FY24 के प्रॉफिट्स पर, और 10 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट आ सकता है जून 2023 के बुक वैल्यू पर। उनका कहना है कि ये ओवरऑल जो डेवलपमेंट आई है इसका इम्पैक्ट इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर आ सकता है, मगर इसके बावजूद मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 1000 रुपये प्रति शेयर का।
बिल्कुल, थैंक यू वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब क्विकली बात करते हैं आज के टॉप ट्रेडिंग कॉल्स पर। देवांग ने सुबह आपको गेल और एमएनएम में खरीदारी करने की सलाह दी थी। निर्मल बैंक की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रहे हैं, उन्होंने भी पहला गेल में खरीदारी की सलाह दी है, 122 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 113 का। और दूसरा कॉल है एनटीपीसी पर 208 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस ये दे रहे हैं 194 का स्टॉक पर। कोटक सिक्योरिटीज ने जोमेटो में खरीदारी करने की सलाह दी है, 89 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 80 का। और इंडिया सीमेंट भी पसंद आ रहा है। सीमेंट शेयरों में हम खरीदारी भी देख रहे थे कल, आज भी तेजी करके चलिए। इंडिया सीमेंट में 230 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस होगा 207 का। तो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज सभी बाय साइड पर और गेल पर आप जरूर नजर रखिए। ये एक कॉमन कॉल निकल कर आ रही है एनालिस्ट की तरफ से। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और अनीता को दीजिए इजाजत।